दोस्तों, आज दो प्रमुख समाचार थे टीवी में। एक तो कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और दूसरा केजरीवाल जो है वो कल से वहाँ कैंपेनिंग कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो इन पर मैं चर्चा करूँगा। पहले एक 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, मैं केजरीवाल के बारे में कुछ बात करूँगा और दूसरा वीडियो फिर घोषणा पत्र के विषय में। दोस्तों, आप लोगों में से जो 40-45 से ज़्यादा उम्र के हैं, उन्हें केजरीवाल ये जो हरकतें कर रहा है, इसे देख करके एक हुआ करता था एक पागल आदमी, उसका नाम था धरती पकड़। वो लगभग सारे राष्ट्रपति चुनावों में वो हिस्सा लेता था और एक बहुत व्यंग का विषय रहता था राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में। वैसे तो सामान्यतः राष्ट्रपति का चुनाव निश्चित रहता था पहले से कि क्या होने वाला है। केवल एक इलेक्शन ऐसा रहा है जिसमें थोड़ा सा लोगों के में जिज्ञासा थी कि क्या होता है, जब वी गिरी राष्ट्रपति बने थे। तो जो ये कल से केजरीवाल कर रहा है, इसमें मैं पहले से ही कहता रहा हूँ कि ये व्यक्ति बहुत ही एक धूर्त मक्कार व्यक्ति है, जिसके न कोई सिद्धांत है और जिसका न कोई मिशन, न कोई विजन, देश के प्रति कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस ने जो पिछले 10 साल भ्रष्टाचार किया, जो देश में महंगाई बढ़ी और जो लोग त्रस्त थे, उस कहते हैं राइडिंग ऑन द वेव, उस लहर पे सवार होकर ये व्यक्ति ऊंचा बन गया है। ये जो मुद्दे उठा रहा है, ये क्या कह करके राजनीति में आया है कि इसको भ्रष्टाचार की सफाई करना है। और ये कितना भी बकवास करता रहे, चाहे साल, 2 साल, 4, 5 साल, ये कभी इस बात को स्थापित नहीं कर सकता कि नरेंद्र मोदी किसी भी प्रकार से भ्रष्ट नेता है। उसके बारे में जो भी उल्टा सीधा जो प्रचार होता है वो अपनी जगह है, कितना सच है कितना गलत है ये तो कोई भी नहीं बता सकता पूर्ण विश्वास के साथ। लेकिन उसके दोषारोपण करने वाले उसका फायदा उठाते रहते हैं और जो उसके बचाव करने की कोशिश करते हैं वो संदेह की दृष्टि से देखे जाते हैं, वो एक अलग विषय है। अभी जिन मुद्दों को ये केजरीवाल उठा रहा है उनको थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इस आदमी का ये कहना है कि गुजरात में कोई विकास नहीं हुआ। दोस्तों, मैं पहले भी कह चुका हूं कि गुजरात में जो विकास हो रहा है उसका प्रमाण पत्र इसके जैसे बेईमान या झूठे लोग नहीं देंगे। इसका प्रमाण पत्र भारत सरकार ने स्वयं कुछ सांख्यिकी इकट्ठा करके कई चीज़ों में गुजरात को या तो प्रथम स्थान मिला है या 2-3 के अंदर है वो। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति जो गुजरात जाता है, इस मूर्ख को इतनी अकल नहीं है कि उत्तर प्रदेश और बिहार का 30 से लेके 50 लाख व्यक्ति बारी बारी करके जाते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ रहते हैं वहाँ। जो ट्रेन में यात्रा करते हैं गुजरात की या महाराष्ट्र की तरफ यात्रा करते हैं, कोई गुजरात के जाने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं, वो लोग सब कहानी बताते हैं गुजरात के विकास की। और जिस उत्तर प्रदेश में, जिस बनारस की ज़मीन पर खड़ा होकर के ये बकवास कर रहा है, वहाँ के ही लोग बहुत सारी बड़ी संख्या में गुजरात जाते हैं और जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वहाँ के लोगों को देंगे कि नहीं, गुजरात में विकास हुआ है। गुजरात विकास मॉडल की तो भारत सरकार, ये कांग्रेस भी बात करती है गुजरात विकास मॉडल नहीं चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ बिजनेसमैन की तरक्की होती है। एक नारा था कि 6 करोड़ लोगों की तरक्की नहीं करी इसने 6 करोड़पतियों की तरक्की की है। दोस्तों, अब ये तो अर्थशास्त्र का विषय है कि जब करोड़पतियों का विकास होता है तो समाज का विकास होता है कि नहीं। और अगर करोड़पति नहीं होते हैं जिस देश में, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, बाहर के करोड़पति यहाँ आए, ये कांग्रेस भी बड़ा डिंग भरती है हमको इतना फॉरेन से इन्वेस्टमेंट मिला। दोस्तों, देश के करोड़पतियों को तुम 25 कानून बता रहे हो और विदेश के करोड़पतियों को बोलते हो यहाँ आओ।
क्या वो इतने मूर्ख नहीं हैं? उन्हें देश की कानून व्यवस्था मालूम है, और यहाँ का जो परमिट और जो इंस्पेक्टर राज चला है, ये पूरी दुनिया में हम बदनाम है इसके लिए। और जब तक कि कोई बिल्कुल बुनियादी हम परिवर्तन नहीं करते हैं, विदेशों से कोई पैसा आने वाला नहीं है। चलिए, इसने कहा कि 60,000 उद्योग बंद हो गए। अब बताइए, एक IRS ऑफिसर, इसने जो IAS की परीक्षा में बैठा था, उस मूर्ख को ये अकल नहीं है 60,000 छोटे उद्योग किसे कहते हैं। वहाँ लगभग 5 लाख इंडस्ट्रीज चल रही हैं दोस्तों, और थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल सिकनेस तो इंडस्ट्रीज तो होती हैं, बल्कि ये अगर वहाँ पे समझ लीजिए 5-10% यदि वहाँ पे नहीं चल रही हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। जो लोग अपना बिजनेस या उद्योग बनाने की शुरुआत करते हैं दोस्तों, 4 लोग यदि होते हैं तो उसमें से सफल सिर्फ एक होता है। एक को मध्यम सफलता मिलती है, एक जो है धीरे से कुछ उसी से संबंधित किसी दूसरे उद्योग में लग जाता है, और एक फेल हो जाता है। 25% फेल्योर रेट है। सबसे ज़्यादा अपना हाथ कोई लोगों ने अगर जलाया है, सब कुछ था उनमें, प्रतिभा थी, पैसा मिला, कभी कभी बैंक से भी सहायता मिली, लेकिन वो तरक्की नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि उद्योग चलाना इतना आसान नहीं है, बहुत सारी समस्याएं उसमें आती हैं, पूंजी भर नहीं है, बहुत सारी समस्याएं आती, तो वो होगा। दूसरा, ये किसानों को डरा रहा है बनारस में बैठ के कि उनकी जमीन ले ली जाएगी, और ऐसी बातें करके ये समझ रहा है लोग इस पर विश्वास करेंगे। दोस्तों, पूरे देश में सिर्फ गुजरात एक ऐसा शहर प्रदेश है जहां भूमि अधिग्रहण को लेकर के ना तो कोई विवाद है, ना कोई समस्याएं हैं। तीसरा, ये आदमी कहता है कि वहां पर आत्महत्याएं हुई हैं। पहले इस व्यक्ति ने 878 की फिगर दी थी, और आज ये बोल रहा है 5,858 ऐसा कुछ फिगर बताई है। यानी ये कितना धूर्त व्यक्ति है। अभी अगर इसको कोई पकड़ ले, कोई पूछे ये क्या फिगर आपने दी, तो ये बोलेगी ये तो 7-8 साल की फिगर है। इस आदमी का कोई चरित्र, कोई नैतिकता इस व्यक्ति के अंदर नहीं है, और ये बनारस में एक धरती पकड़ पहुंचा है। दोस्तों, मैं जबलपुर का रहने वाला हूँ। जबलपुर में को संस्कार धानी भी कहा है विनोबा भावे ने। गांधी जी ने भी जबलपुर की बहुत तारीफ की थी। जबलपुर में लगभग सभी त्यौहार बहुत अच्छे से मनाए जाते हैं। तो जब हम लोग छोटे थे तो जगह जगह पे दंगल हुआ करते थे। तो हमारे कॉलोनी से लगा हुआ एक मोहल्ला था, वहाँ पे थोड़े से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, लेकिन अखाड़े जाने का बहुत शौक था, और कुश्ती का भी शौक करते थे। उनमें एक बच्चा करके एक था। वो काफ़ी बड़ा बच्चा, मतलब आप इतना समझिए छोटा सा बच्चा था, लगभग हम लोगों के सामने ही, जब हम लोग 10-12 वर्ष के थे तब वो 25 साल का हो चुका था। तो जब नागपंचमी के समय दंगल हुआ करते थे, वो बड़ा एक जबलपुर में एक पर्व का माहौल हुआ करता था उस समय। सारी जगह जगह पे दंगल हुआ करते थे, और ये ध्यान देने की बात है, जबकि ये हिंदुओं का त्यौहार होता है, लेकिन इसमें मुसलमान अखाड़ों के भी सारे लोग आते थे, और बड़े भाईचारे से, और मुसलमान लोगों का दिल बढ़ाने वाले, वैसे नहीं जैसे ब्लॉक्स में बैठते हैं क्रिकेट या हॉकी देखते समय। अलग अलग मुसलमान खड़े रहते थे, और कभी वो अपने पहलवान की मुसलमान पहलवान का साथ देते थे, कभी अपने अखाड़े का, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान, उसका। तो काफ़ी है ना उत्साह से वो त्यौहार मनाया जाता था। तो ये बच्चा जो था, इसका बनावट तो शरीर की साधारण थी, लेकिन इसकी आदत क्या थी, जब ये कुश्ती लड़ शुरू होती थी तो ये उचकता था ऊपर, और दोनों हाथ ऐसे करके पीछे हटता जाता था, और ऐसे करके, और पकड़ने ही नहीं देता था, कुश्ती लड़ने नहीं देता था, और चिल्लाता था पटक दूंगा करके, ऐसे करके। तो ये एक नागपंचमी में एक लगभग 12-13 दिन चला करते थे दंगल। फिर दूसरे साल देखा, अब इसको पागल गिनते थे। क्या होता है कि जब कोई पहलवान अपना लंगोटे एक हाथ में रखता है और ऐसे घूमता था, जो रिंग रहती थी उसके चारों तरफ ऐसे घूमता था, चारों तरफ पब्लिक है, और उससे पूछते थे इससे कौन लड़ेगा, तो लोग हाथ उठाते थे। तो जो ये समय जो आयोजन करते थे उनको खलीफा कहा जाता था।
तो क्या होता था कि यदि किसी पहलवान से बहुत कोई कमजोर पहलवान लड़ने के लिए कहता था तो खलीफा जी मना कर देते थे, और अगर बराबर का दिखता था तो उससे उसको ये व्यक्ति किसी भी बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा, कभी कभी हम लोग मजाक, उस समय एक हनीफ पहलवान हुआ करते थे, हन्नू पहलवान, वो हम लोग मजाक करते थे कि अगर हनीफ पहलवान भी आ जाएगा तो ये बच्चा जो खड़े होकर बोलेगा मैं लड़ूंगा। फिर बाद में उसने उससे किसी ने भी लड़ना मना कर दिया था। ये जो केजरीवाल है उसी प्रकार का पहलवान है, कोई दम नहीं है दोस्तों। ये बोलता है ये नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है, कौन नहीं कर सकता नरेंद्र मोदी को चैलेंज। ये जो इसका दोस्त है संजय सिंह, ये बहुत दिनों तक रघु ठाकुर एक थे, वो सोशलिस्ट पार्टी से अलग हुए थे जिन भी कारणों से। ये संजय सिंह उस पार्टी में काफ़ी दिन रहा है। वो पार्टी और ऐसी कई पार्टियां उत्तर प्रदेश में है, वैसा बताते मध्य भारत में तो लगभग 600 से 900 के बीच में रजिस्टर्ड पार्टियां हैं। कोई भी आदमी आकर के नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर सकता है। इस आदमी को दिल्ली के 82% लोगों ने नकारा है। इसको दिल्ली के टोटल प्रतिशत में से 18% मिले, 60% लोग वोट देने गए, उसमें से 30% मिले, 18% इसको वोट मिले दिल्ली के। और साल भर में इसने क्या नहीं कहा और क्या निकृष्टताएं इसने नहीं की हैं। जुम्मे की नमाज के दिन जाकर के इसने चिट्ठियां बांटी हैं कि तुम्हारे साथ अब न्याय करेंगे, 65 साल से तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है। घरों घरों जाकर के मुसलमानों से ऐसी बातें की इसने झोपड़पट्टी वालों को कहा सबको हम ज़मीन दिलवाएंगे। इसने बोला हम बिजली का रेट आधा कर देंगे, 700 लीटर तक पानी फ्री दिलाएंगे। जितनी निकृष्टताएं आज की राजनीति में हो रही हैं, फ्रीबीज कहलाते हैं जिनको, जो मुफ्त में बांटेंगे, ये करेंगे, कुछ भी भावनाएं भड़काना। ये लोगों का आशीर्वाद लेने गया था उत्तर प्रदेश में, वही काम इसने अभी कानपुर में किया। इसके मंच पे एक मौलवी जी बैठे हुए थे और वहाँ बनारस में भी ये जा करके मिला है। तो ये इस तरीके की हरकत करना, और ये बिल्कुल संभव है दोस्तों कि यदि ये मुसलमान जी के सामने एकदम दंडवत अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से मुसलमानों के कुछ वोट मिलेंगे। और ये तो प्रतिशत बनाना चाहता है, ये दिखाना चाहता है इलेक्शन के बाद भले हमारी सबों की जमानत जब्त हो गई है, लेकिन हमने 9% या 8% या 7% वोट हमने लिए हैं। मिल सकते हैं 7-8% वोट, क्योंकि बहुत बड़ा वर्ग, अरे नोटा में 2 से 2.5% वोट जा सकता है। तो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और ये व्यक्ति नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर रहा है, ये उसकी सोच देखिए कि ये एक पॉपुलैरिटी के लिए किस हद तक जा सकता है। और दोस्तों जो इसको, मैं फिर कहूँगा, इसको जो कवरेज दे रहे हैं कुछ बड़ी ताकतें हैं जो पैसा दे रही हैं इसको। कल गंगा स्नान से लेकर के और दिन वो जोकर बना हुआ था, इसने जीवन में पहले कभी चंदन लगवाया, और इस व्यक्ति ने जीवन में इसके पहले कभी गंगा में स्नान किया, गंगा मैया का आशीर्वाद ये लेने आया है। इस व्यक्ति ने कभी जीवन में गंगा में स्नान नहीं किया और ना कभी इसने उस प्रकार से चंदन लगाया होगा, और ये गंगा मैया का आशीर्वाद मांग रहा है। ये क्या कर रहा है? ये इस प्रकार की निकृष्टताएं तो अभी तक मेरे ख्याल से तो किसी दूसरे राजनीतिज्ञों ने, किसी ने नहीं की। इस तरीके से ये कर रहा है। तो ये धरती पकड़ की पोल थोड़े दिन के बाद खुलेगी और हम लोग 16 मई को इसका मजा लेंगे।